Hello everyone, welcome back to our channel. So I hope you all are doing good. इस वीडियो से हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आई ट्राई कि ये चैप्टर मैं 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट कर दूं. बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे और पार्ट वाइज हम सारे चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे. तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है. इसके बाद धीरे धीरे और वीडियोस आएंगे और फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे वीडियोस और उसमें हम आगे के फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे. जैसे इस वीडियो के बाद जब हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो उसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है. वो बैलेंस क्यों करना होता है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. 5 टाइप्स हैं आपकी बुक में, 5 टाइप्स को एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे. तो ये हमारा कुछ रोड मैप होने वाला है इस चैप्टर के लिए. सो इस फर्स्ट वीडियो से हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. देखो, इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये 2 चीजें हमें दिख रही है. तो एक एक करके पहले इन दोनों को हम समझते हैं कि ये हैं क्या. सेकेंड थिंग, आई होप आप मेरे साथ साथ टॉपिक पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे और नोट्स बनाते जाओगे. मैं समझा रहा हूं, आपको समझना है और फिर साथ ही साथ नोट्स भी आपको बनाते रहने हैं. ठीक है. ये वीडियोस देखते टाइम आप अपने साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी रखो जिससे आप उसे रेफर कर सको, देख सको कि कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा है. वैसे आई विल इंश्योर कि कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, बट स्टिल आपके साथ बुक होना चाहिए. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड. ठीक है. केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं और उसके न्यू प्रॉपर्टीज होते हैं जो सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे. मतलब अगर कोई 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का कोई अपना इंडिविजुअल एक प्रॉपर्टी होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ होगा हाइड्रोजन का अपना. फिर उसके बाद देखिए तो ऑक्सीजन का भी कुछ होगा, उसका भी ऑक्सीजन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा. और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, इट मीन्स कि इनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे. ठीक है. बट इसे जब हम कंबाइन कर रहे हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर ये बन रहा है, तो आफ्टर रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज. रिएक्शन होने के बाद न्यू सब्सटेंस बना जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस से डिफरेंट है, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं वो भी डिफरेंट है. किससे डिफरेंट है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे. ठीक है. अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये नॉर्मल एग्जांपल हैं. इक्वेशन से एग्जांपल तो बहुत हम देखेंगे आगे. तो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड. हम जो फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. रस्टिंग, ये एग्जांपल तो बहुत कॉमन है, सबने ही देखा होगा. रस्टिंग का क्या मतलब है? जो आयरन होता है, आयरन के कोई सा भी सब्सटेंस, वो कुछ समय बाद आप ये चीज नोटिस करते होगे कि उसका कलर चेंज आ रहा है और वो पहले से वीक भी हो रहा है. मतलब कलर चेंज कैसे आ रहा है कि रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है और वो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वीक भी होने लगता है. पहले जितना जैसे नॉर्मली आयरन स्ट्रांग होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है. ठीक है. तो ये रस्टिंग होता है. ये क्यों होता है वैसे मैं बता देता हूं. चलो कि ये इसलिए होता है ना क्योंकि आयरन को जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्चर है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये सब धीरे धीरे आयरन के साथ रिएक्ट करने लगते हैं और उस रिएक्शन से रस्ट फॉर्म होता है. दैट इज रस्टिंग. इट इज अ प्रोसेस. ठीक है. जिससे आयरन में रस्ट लगता है. सिंपल बताऊं तो जो जंग लगना हम कहते हैं वही है रस्टिंग. ठीक है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है. केमिकल रिएक्शन के बाद में एक चीज और जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, वो 6th क्लास से आप पढ़ रहे हो. फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपने नोट्स में एक जगह हल्का से लिख लेना कि केमिकल रिएक्शन ऑलवेज बॉट केमिकल चेंज.
केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उससे जो चेंज आएगा वो केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है ये आपको पता है। केमिकल चेंज विच इज इरिवर्सिबल वो रिवर्सिबल नहीं होता है, और फिजिकल चेंज विच इज रिवर्सिबल। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर एक पेपर को मैंने जला दिया तो आप उसे रिवर्स करके फिर से पेपर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज है। और अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो मेल्टिंग ऑफ वाटर, अगर आइस मेल्ट होके वाटर बन जाता है, डेट इज ए लिक्विड फॉर्म, तो उसको मैं फिर से कंडेंस करके आइस बना सकता हूं। अगर मैं उस वाटर को फ्रीजर में रख दूं तो आइस बन जाएगा ना, तो फिर वापस उस स्टेट में आ गया जिस स्टेट में वो पहले था, तो इट इज रिवर्सिबल। दैट्स वाई दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो आपको केमिकल और फिजिकल समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन में, आफ्टर रिएक्शन वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा। उस रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आफ्टर रिएक्शन वो एलिमेंट चेंज हो गया किसी दूसरे एलिमेंट में। ऐसे मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आफ्टर रिएक्शन रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, बस उसका रीअरेंजमेंट जो है वो कुछ चेंज हो गया होगा स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि रिएक्ट तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर रहे हैं, आफ्टर रिएक्शन सल्फर बन जाए या आफ्टर रिएक्शन कार्बन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। इस तरह एक केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं। जो लेफ्ट साइड में है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो राइट साइड में है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख भी रहे हो, मैं इसे अगर सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 गिव्स, ये एरो सिंबल मतलब होता है कि आफ्टर रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स थे जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आफ्टर रिएक्शन कोई तीसरा एलिमेंट बन जाए या फिर ये दो एलिमेंट में से बस एक ही बचे एक ना रहे, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर दो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आफ्टर रिएक्शन वो दो एलिमेंट रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाऊं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कार्बन और ऑक्सीजन गिव्स CO2 दैट इज कार्बन ऑक्साइड। अब कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, आफ्टर रिएक्शन भी वो दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं। आप n नंबर ऑफ रिएक्शन देख लो, हर रिएक्शन में आप ये चीज पाओगे कि जो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं। फर्क बस इतना होता है कि उनके जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो चेंज होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि कोई न्यू एलिमेंट ही वहां पे प्रोड्यूस हो जाए। और इसका एक लॉजिक है जो मैं आपको हिंट देता हूं, बाकी मैं डिटेल में आपको केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसमें बताऊंगा। देखो हिंट ये है कि आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, तो उस लॉ के डेफिनेशन से इसको भी समझा जा सकता है कि कोई अलग ही न्यू एलिमेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट पे आंसर करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी में जो चीजें गिवन है उस पर ही नोट्स बने हैं। तो एनसीईआरटी में एक्टिविटीज भी होते हैं और उन एक्टिविटी बॉक्स से अब क्वेश्चंस आने लगे हैं सीबीएसई में, इसलिए जो भी वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी यहाँ पे नोट्स में आपको मिलेंगे। ऐसे एक आपको एक्टिविटी दिया गया जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है, तो उस एक्टिविटी से जो आउटकम्स हमें मिलते हैं, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो मैग्नीशियम रिबन यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यू टू स्लो रिएक्शन विथ एयर, सो बिफोर यूजिंग इट इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं पहले आपको एक्टिविटी बता देता हूं कि एक्टिविटी क्या था। एक्टिविटी ये था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है और आफ्टर बर्निंग एक व्हाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसमें ये गिवन है कि मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से हम क्लीन करते हैं, और क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन जब रखा हुआ है तो वो स्लोली रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कोट फॉर्म कर लेता है या फिर एक लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है।
तो उसे हम सैंड पेपर से रब करते हैं जिससे वो कोटिंग जो है वो रिमूव हो जाए। ये क्यों जरूरी है मैं आपको अब डिटेल में बताता हूं। देखो, जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन में पर्पस क्या है, हम सिंगल मैग्नीशियम को बर्न करें जिससे हमें हमारा डिजायर रिजल्ट मिले। अगर हम उसे सैंड पेपर से क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा ये कि हम जो बर्न कर रहे होंगे वो सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था कि देखो ये ऑब्वियस है कि अगर कोई सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रखा हुआ है तो वो एटमॉस्फेयर के एयर के साथ या फिर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे देखो कि अगर एप्पल है, अगर कोई एप्पल कटा हुआ रखा हुआ होता है प्लेट में तो कुछ समय बाद उसका कलर चेंज होने लगता है। क्यों चेंज होने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उससे वो धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, ये एग्जांपल तो सबने ही देखा होगा। तो वैसे ही मैग्नीशियम रिबन के भी केस में है कि अगर वो नॉर्मली ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, ऑक्सीजन है, तो उनके साथ धीरे धीरे मैग्नीशियम रिबन जो है रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और आप देख भी सकते हो जो फॉर्म कर रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO, मतलब मैग्नीशियम डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तब ये लेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें उस मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से क्लीन करना जरूरी है जिससे वो लेयर हट जाए, और लेयर हट जाएगा फिर हम उसे बर्न करेंगे जिससे हमारा जो रिजल्ट मिले वो हमारे अकॉर्डिंग हो। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन यूजुअली बर्न्स विथ वाइट डेजलिंग लाइट। क्या लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होता है तो एक वाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। जैसे आपने बहुत चीजें देखा हो, जैसे हम क्रैकर्स बर्न करते हैं तो क्रैकर्स पटाखे जो हमारे होते हैं, अगर हम उसे बर्न करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पटाखे होते हैं जिससे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को भी जब हम बर्न करते हैं तो व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। ये मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक व्हाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो इसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते समय हमें उसके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अगर व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बहुत ज्यादा क्लोजली हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे आंखें जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मूव करते हैं आगे। सो केमिकल रिएक्शन में ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मेनली 5 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें होंगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यूजुअली एक केमिकल रिएक्शन होता है तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन गैस इवॉल्व होता है, मतलब गैस उस केमिकल रिएक्शन से बाहर आता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिखा है Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। यहां पे मैंने स्टेट भी मेंशन किए हैं कि Zn को जब हम रिएक्शन में लेते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में रहता है। H2SO4 AQ ये एक्वस स्टेट है। एक्वस स्टेट क्या है ये आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर जब आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट फॉर्म होता है तो वो एक्वस स्टेट में होता है अगेन। और H2 जो कि गैस होता है वो हमें इवॉल्व होते हुए दिखता है। ये एरो का साइन मतलब है कि गैस जो है इवॉल्व हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ निकल रहा है टेस्ट ट्यूब से। तो फर्स्ट क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और हमने एक एग्जांपल देखा कि इस एग्जांपल में आफ्टर रिएक्शन जो गैस है वो इवॉल्व हो रहा है, और वो गैस कौन सा, हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द केस में आप यही देखोगे हाइड्रोजन ही है जो वहां से इवॉल्व हो रहा होता है। 8 सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूं। कोई भी रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे मान लो हम पानी और चीनी इन दो का एक फॉर्मेशन बनाते हैं तो जो हमारा चीनी है शुगर वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम तक हम उसे अगर मिक्स करते रहे तो वो शुगर जो है पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। या फिर सेकेंड एग्जांपल पानी और नमक का भी देख सकते हो, वाटर एंड सॉल्ट, ये भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर एक एग्जांपल में देखूं वाटर और सैंड का, अगर वाटर में मैं सैंड मिक्स करूं
तो मैं कितना भी उसे मिलाते रहूं किसी भी चीज से वो मिक्स नहीं होगा। सैंड हमेशा पानी के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, वहां पे सेटल डाउन हो जाएगा, वो मिक्स नहीं होने वाला। तो इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि सैंड जो है हमारा इस केस में प्रेसिपिटेट है। तो वैसे ही अगर किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है Ki, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। के क्या होता है? पोटेशियम, और आई आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस मीडियम में है, रिएक्ट्स विथ PbNO3 होल ट्वाइस। Pb क्या होता है? लेड, और NO3 क्या होता है? नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट। आफ्टर रिएक्शन पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब इस केस में देखो एक्वस मीडियम में ये दोनों रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन एक सॉल्यूशन हमारे पास बनता है जो है पोटेशियम नाइट्रेट का। बट पोटेशियम नाइट्रेट, मान लो ये रिएक्शन हमें कंटेनर में कर रहे हैं, तो कंटेनर में जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्यूशन होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। बट उस सॉल्यूशन के ही नीचे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेड आयोडाइड एक केमिकल सब्सटेंस होगा जो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो चुका होगा। देखो वैसे नॉर्मली क्या है कि Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट किया तो ZnSO4 एक सॉल्यूशन बन गया और H2 गैस तो लिबरेट हो गया, मतलब वहां से वो हवा में उड़ गया, ठीक है। लेकिन जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो एक सॉल्यूशन तो बनता है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का, लेकिन एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा लेड आयोडाइड का, जो कि उस कंटेनर के बेस में हम देखेंगे तो सेटल डाउन हो चुका होगा। जैसे सैंड सेटल डाउन हो जाता है ना, वैसे ये भी सेटल डाउन हो गया होगा। और इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? येलो। कलर्स भी आपको याद रखने तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये डाउनवर्ड सिंबल का यही मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट है जो नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, और अपवर्ड सिंबल का ये मतलब है कि वो गैस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उस रिएक्शन से वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट था इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल्स के साथ हम समझ रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तब भी हम ये कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब चेंज इन टेम्परेचर यहां जैसे मैंने लिख रखा है दो तरीके से हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर राइज हो गया मतलब बढ़ गया, या ये हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो गया। अगर बढ़ गया तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, और कम हो गया मतलब टेम्परेचर गिर गया तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। देखो यहां पे एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब लिखा है, इसका यही मतलब है कि एनर्जी मतलब हीट, हीट भी एक टाइप का एनर्जी है, हम ये पढ़ते हैं हीट एनर्जी। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में है कि एनर्जी रिलीज पढ़ो या फिर हीट रिलीज, मतलब आफ्टर रिएक्शन हीट रिलीज होगा, और हीट अगर रिलीज हो रहा है इसका मतलब तो टेम्परेचर बढ़ा है ना। और एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब व्हाइल द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब रिएक्शन जब तक हो रहा है तब तक उसमें हीट एब्जॉर्ब हो गया। तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो गया मतलब वो ऑब्वियसली कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस वही है, ये ऊपर लिबरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से आप एक चीज और देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज है और इवोल्यूशन ऑफ गैस, दो तरीकों से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ होगा, और ये हम कैसे पता करेंगे? जिस कंटेनर या फिर जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब या फिर उस कंटेनर का अगर टेम्परेचर हम मेजर करेंगे, मतलब उसका आउटर सरफेस को अगर टच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हमें गर्म मिलेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ हीट यहाँ पे रिलीज हुआ है। और एंडोथर्मिक का रिएक्शन, और एंडोथर्मिक का क्या एग्जांपल है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हमने रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। यहां पे ये हीट एब्जॉर्ब क्यों हुआ है, इसका एक चीज और आप देख सकते हो कि एक सब्सटेंस था, आफ्टर रिएक्शन वो दो बन गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया। और ये चीज हमें बहुत लॉजिकल लगेगा कि अगर कुछ चीज ब्रेकडाउन हो रहा है इसका मतलब हम वहां पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कुछ एनर्जी दोगे, मतलब किसी चीज में हीट दोगे, तभी तो वो ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा दो पार्ट्स में, ठीक है, लॉजिकल है। और यहाँ पे ये ट्रायंगल का सिंबल है, इसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा मतलब हीट होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में।
तो कभी भी कोई रिएक्शन है जो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो वहां पे आफ्टर रिएक्शन का जो साइन होता है एरो के ऊपर ऐसा हम ट्रायंगल बना देते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ हीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है रिएक्शन में। सिंपल था। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जहां पे हीट रिलीज होगा और एक्सोथर्मिक जहां पे एब्जॉर्ब होगा, जैसे यहां पे हमने देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक का क्यों एग्जाम्पल है, मैं इसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि इसमें तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? सनलाइट के फॉर्म में। मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना प्लांट्स, तो सनलाइट का हीट का एक फॉर्म है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर रखना है, जहां पे हीट रिलीज हो रहा हो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में आफ्टर रिएक्शन वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, एंडोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जो रिएक्शन है वो कूल डाउन हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर गिर जाएगा और यहां पे राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। फोर्थ है हमारा चेंज इन स्टेट। अगर किसी रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनका स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वो एक केमिकल चेंज होगा। जैसे बर्निंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ वैक्स एक केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल चेंज क्यों है यहां पे मैं बताता हूं। बर्निंग ऑफ वैक्स, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वैक्स जो है हमारा मोम जो होता है, अगर वो हम जला रहे हैं उसे और अगर वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होने के बाद हमारा जो फ्लोर होता है या फिर सरफेस जो है जिसपे वो मेल्ट हो रहा है वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो उससे हम फिर से तो एक शेप दे सकते हैं ना। अगर ये बहुत बच्चे सोच रहे हैं तो हाँ ठीक है, आप सही सोच रहे हो, लेकिन वो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है। बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स में फर्क है। अगर वैक्स मेल्ट हो रहा है मतलब पिघल रहा है, वहां पे कुछ जल नहीं रहा है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई चीज पिघल रहा है तो उसे हम वापस से कूल डाउन करके पहले वाले शेप में ला सकते हैं। लेकिन अगर वैक्स बर्न हो रहा है, इसका ये मतलब है कि बर्निंग ऑफ वैक्स में देखो दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि वो मेल्ट हो रहा है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेल्ट हो रहा है, सारा मेल्ट हो जाएगा, उसे कूल डाउन करके आप फिर से उसे जो वैक्स है, मान लो कैंडल है, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स के टाइम पे गैस भी तो रिलीज होता है। आपने देखा है कि कैंडल जब बर्न हो रहा होता है तो वहां से गैस भी रिलीज हो रहा होता है, तो क्या आप उस गैस को वापस ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो इसलिए बर्निंग ऑफ वैक्स एक केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें केमिकल चेंज तो हो रहा होता है, तो बर्निंग ऑफ वैक्स एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो इक्वेशन के फॉर्म में कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर, और वाटर क्या है? लिक्विड। दो गैस रिएक्ट करके एक लिक्विड सब्सटेंस बना रहे, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे चेंज इन स्टेट है। ऐसी और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। हमारा फिफ्थ और लास्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप है चेंज इन कलर। रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है, तब भी हम ये कहेंगे कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये केमिकल सब्सटेंस है। जब उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वहां पे चेंज इन कलर हमें देखने को मिलता है। किस तरह देखने को मिलता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, पास करने का यही मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हाँ, यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड का एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इजी था। तो ये थे हमारे आइडेंटिफिकेशन, ये हम एक केमिकल रिएक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं कि एक दो आइडेंटिफिकेशन इसमें ऐसे हैं जो अगर किसी रिएक्शन में बस वही चीज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक केमिकल चेंज है। जैसे चेंज इन स्टेट, हमारे पास आइस है, हमने आइस को मेल्ट किया, मेल्ट करके वाटर बन गया। आइस क्या था? सॉलिड। वाटर क्या है? तो यहां पे भी सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हुआ है, मतलब पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया। लेकिन वाटर को तो मैं फिर से फ्रीज करके आइस बना सकता हूं, तो ये तो फिजिकल चेंज है, हम जानते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बट स्टेट तो यहां भी चेंज हो रहा है ना। ठीक है, अब उसी वाटर को अगर हम बॉईल करने लगे तो फिर वो गैस बन जाएगा, लेकिन फिर हमें पता है कि उस गैस को कंडेंस करके हम लिक्विड बना सकते हैं और उस लिक्विड वाटर को कंडेंस करके हम आइस बना सकते हैं।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर सिर्फ वही चीजें मिल रही हैं, मान लो किसी रिएक्शन में सिर्फ चेंज इन स्टेट ही मिल रहा है या फिर चेंज इन टेम्परेचर ही मिल रहा है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये सच में केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बस सुन के हम ये नहीं बता सकते कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ टाइप्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। केमिकल रिएक्शन ये सारे फीचर्स शो करते हैं। तो ये सारी चीजें गिवन होने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो। यहां पे नोट मैंने लिखा है एन इक्वेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक इक्वेशन दो टाइप के भी हो सकते हैं। दो टाइप कहने से मेरा ये मतलब है कि जैसे यहां पे हमने Zn और H2SO4 का रिएक्शन देखा, यहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हमें दिख रहा है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दिखेंगे जिसमें एक से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन वाले चीज हमें वहां पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दो मिले ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो एक ही रिएक्शन में दो आइडेंटिफिकेशन टाइप मिल गए, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एक इक्वेशन दो टाइप का भी हो सकता है। सो आई होप अब आपको केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम मूव करते हैं हमारे चैप्टर का जो सेकेंड नेम था, इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है अब उसे समझते हैं। देखो, केमिकल इक्वेशन, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूला के हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट, देखो अब मैं आपको इससे सिंपल समझाता हूं कि क्या मतलब है। अगर मान लो केमिकल इक्वेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें सारे रिएक्शंस किस तरह बताने होते? जैसे अभी लास्ट में हमने देखा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमने सिंबल्स को यूज करते हुए उस इक्वेशन को देख लिया था। बट अगर इक्वेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम किस तरह बोलते? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव हाइड्रोजन ऑक्साइड। मतलब इस तरह एक्चुअली हमें लिखना पड़ता है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज वाटर। या फिर कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता। बट हमें पता है हर एलिमेंट का एक सिंबल है, जैसे कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है, जिंक का Zn है। तो उस सिंबल से हम उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो गिवन है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये एक वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। बट सिंबल्स और फॉर्मूला, इन दो को यूज करके हम बहुत इजीली एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहां पे किया गया है। Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे सिंबल्स और फॉर्मूला, इनको यूज करके बहुत इजीली हम एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन ये लिबरेट हो रहा है, वो दूसरी चीज है, बट यहाँ पे हम समझ रहे हैं किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है। अब देखो आपको समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अब इसके लिए आपको इसका डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। हमने जो समझा वही यहां पे लिखा है, तो आपको समझना है, आप लिख खुद से सकते हो। जैसे देखो हमने क्या समझा, केमिकल इक्वेशन जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला, इसके हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज द वे थ्रू विच वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का क्या मतलब है, अभी आने वाली वीडियोस में हम बैलेंसिंग पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसे आप देखना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो उसमें हम समझेंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, सब कुछ। और ये जरूरी किस लिए? ये जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट दिखा दिया है, आई वांट कि आप इस पे थोड़ा सा सर्च करो, खुद ट्राई करो समझने का। बाकी हम जो बैलेंसिंग वाला वीडियो होगा उसमें तो बैलेंसिंग भी देखेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली कहता क्या है, ये क्या है, हम वो भी देखेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, समझ में आ गया होगा।
देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आई नो वीडियोस थोड़े से लेंदी बन जाते हैं, बट उसका रीजन ये है ना कि मैं चाहता हूं कि आपको हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस वो रहता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चंस कितना भी घुमा के दे दे टीचर या एग्जामिनर जो भी है, आप कर लोगे सॉल्व, अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में 110% क्लियर है। सो मेरा यहाँ पे मोटिव जो है वही रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाना है, सारे पॉइंट्स सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाना है। बाकी क्वेश्चंस तो आप कर लोगे अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो। सो आई होप आपको समझ में भी आती हैं। लेंदी है बट आई होप इंटरेस्टिंग भी लगता है आपको समझना, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। सो अगर समझ में आता है तो लाइक भी क्या करो वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू।